रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। Today I'll be talking about leadership, reframing leadership. Basically मेरा ये लेक्चर नहीं है, I do not want to deliver a lecture. It should be a two-way task ताकि आप लोग भी इसमें इतना ही पार्टिसिपेट करें जितना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लीडरशिप, लीडर्स बहुत पुरानी टर्म है, जब से बनुनौ इंसान बना है, सरदार, बादशाह, लीडर, जो लफ्ज़ भी आप ले लें, हमेशा चलता चला आ रहा है। डेफिनेशन में बात करेंगे, लेकिन इसके कुछ ज़ाब्ता इखलाक होते हैं, कुछ फ्रेम्स होते हैं जिसके तहत ये काम करता है। आज की प्रेजेंटेशन का मकसद या आज के इस लेक्चर का मकसद जो है वो इन्हीं फ्रेम्स पे डिस्कस करना है। आपका क्या ख्याल है, लीडर कौन होता है? नवाज़ शरीफ, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, या कोई और? ये लीडर्स हैं, या कोई और भी लीडर हो सकता है? क्या है आपके जहन में? सब लीडर हैं, आप सब लोग भी लीडर हो सकते हैं। तो फिर लीडर क्या है? अगर मैं एक दिल को छूने आने वाली बात करूं तो एक डेफिनेशन क्या हो सकती है? कौन होता है लीडर? क्या करता है लीडर? ऐसा क्या करता है कि एक आदमी जो हम जैसा ही है, उसके भी दो हाथ हैं, उसके भी दो आँखें हैं, हमारी तरह ही सोचता है, हमारी तरह ही खाना खाता है, लेकिन वो लीडर बन जाता है? कुछ बहुत ऊपर चले जाते हैं, कुछ छोटे लीडर बनते हैं, कुछ बड़े बनते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो लीडर बन जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मैंने कोशिश करी कि मैं सब कुछ पिक्टोरियल लेके जाऊँ एग्जाम्पल के साथ। फ्रेंच मिलिट्री कमांडर, दुनिया में इसका नाम हिस्ट्री में, तारीख़ में एक अजीम कमांडर के नाम से आता है। ही सेज अ लीडर इज़ अ डीलर इन होप। आप मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, ज़मीन पे हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़माने का बंदा था। एक कौम को इसने उठाया और आधे यूरोप पे कब्ज़ा कर लिया 15 सालों में, तो कौम उसके पीछे चल पड़ी। दिस इज़ डायनामिक लीडरशिप। ये तो बात हो गई एक नॉर्मल आदमी की, मतलब एक जज्बाती डेफिनेशन हो गई कि एक लीडर कौन होता है, क्या करता है। साइंटिफिकली लीडर कौन होता है? जो मैंने नाम लिए वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप लोग भी हो सकते हैं। एक स्टडी ग्रुप बन रहा है तो उसमें एक जो ज़्यादा पढ़ाकू का लीडर होगा, कोई तफरी वाला ग्रुप बन रहा है तो जिसको ज़्यादा शौक़ होगा, जो ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सकता होगा, वो उसका लीडर बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो हो सकता है डिपार्टमेंट में कोई एक लीडर हो, इंचार्ज आपका लीडर ही होता है बेसिकली। बस ये कि वो आप डेजिग्नेट नहीं करते, उसको कोई और डेजिग्नेट करता है, HR करता है, वरना आप अपना खुद लीडर चुन के बना सकते हैं। कोई CEO हो सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, कुछ भी हो। तो हु इज़ अ लीडर? बेसिकली इज़ एन इंडिविजुअल हु लीड्स आउट ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर ए कॉमन एम, टू अचीव अ कॉमन एम, utilizes his personal capacity, his frames, his style to reach on। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा लीडरशिप की डेफिनेशन, ज़माना कदीम से लीडर्स के ऊपर काम चल रहा है। लीडर कौन होता है, लीडर कौन होता है? पहली डेफिनेशन आती है थॉमस कार्लाइल 1841। ये कहते हैं कि बेसिकली हम सब लोग जो है ना वो छोटे लोग हैं। हम लोग दुनिया में इसलिए आए हैं कि कुछ ख़ास बंदे जो कुदरत ने पैदा किए हैं उनको लीडर माने और जैसा वो कहें वैसा करते रहें। द ग्रेट मैन थ्योरी बेसिकली इसी का काम है। मतलब अब वो जो एक ग्रेट मैन आया, फॉर एग्जांपल नेपोलियन बोनापार्ट, इसने एग्जांपल उसी की ली थी, तो अब पूरी फ्रेंच या पूरी दुनिया का काम यह है कि वो नेपोलियन बोनापार्ट को झुक के सलाम करे और ऐसे ही चलता रहे, और ये पुष्ट दर पुष्ट ऐसे ही जाता रहेगा। इस डेफिनेशन की बाद में बहुत मुखालफत हुई और उसके बाद से करीबन अब तक 1 दर्जन डेफिनेशन आ चुकी हैं। हम उसको डील नहीं करते। अब सवाल उठता है, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, आर लीडर्स बॉर्न और आर लीडर्स मेड? क्या लीडर पैदाइशी लीडर होता है या लीडर बना जा सकता है? आप लीडर बन सकते हैं, लेकिन बॉन्ड लीडर तो बॉन्ड है, उसको आप रोकोगे भी ना तो वो तो साहिल की लहर की तरह है, वो पहुंच जाएगा। उसको तो पहुंचना है, उसको तो उस जगह पहुंच जाना है। ग्रेट मैन थ्योरी यही तो है कि वो पैदा हुआ है, वो लीडर ही पैदा हुआ है, वो बनेगा, वो पहुंचेगा उस जगह पे। लेकिन जो पैदा नहीं हुआ है एज अ लीडर, वो कहाँ पहुंचेगा? तो आधे लोग अभी लीडरशिप पे बिलीव भी नहीं करते हैं, मतलब उनके जहन में नहीं है। 25% या 20% कह रहे हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, और बाकी 30% कह रहे हैं कि अगर मेहनत कर ली जाए तो लीडर्स बन सकते। तो दिस इज़ द बेसिक एम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन कि जब आप यहाँ से उठ के जाएंगे तो क्या ये आपका फ्रेमवर्क या फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना वो चेंज होगा, नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर मेरी गलती होगी। चलें, लेट्स स्टार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। लीडर आइडेंटिफाई कैसे होता है, चलिए चेक करें कैसे आइडेंटिफाई होगा। रेस हो रही है, जो आगे भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है, वो लीडर है। अच्छा,
फिर वो जिसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, हाउ टू इन्वेंट दिस, 41 वेज टू गिव 100 वेज टू बिकम गुड मैन, जिसने ज़्यादा पढ़ लिया था वो लीडर बन जाएगा, वो भी नहीं बन सकता। फिर सूट बूट पहना, पीछे 3-4 बॉडीगार्ड अच्छे वाले खड़े किए, आगे आगे माइक पे खड़े हुए और आप बन गए लीडर्स, बन गए लीडर, वो लीडर है। हाँ, हमारी कौम के अंदर ये एक स्ट्रेचर बना हुआ है कि बड़े साहब आएंगे और वो उनके पीछे 4 गार्ड चल रहे होंगे या एक 4x4 चल रही होगी, पीछे 2 गार्ड बैठे होंगे, तो लीडर ही होगा, अंदर कोई आम आदमी तो बैठ नहीं सकता। तो खैर ये आपकी सोच है, तो लीडर ऐसे भी आइडेंटिफाई होते हैं हमारे यहाँ, ये हमारा कल्चर है। तो फिर क्या हो सकता है? लीडर वो है जो हमने पहले बात की थी, जो एक ग्रुप को लेता है तो कहता है ये मेरा काम है, ये मेरा एम है, यहाँ मुझे पहुँचना है, आओ मेरे साथ चलो। तो बेसिकली तो लीडर ऐसे आइडेंटिफाई होता है और आप लोगों ने सही पहचान लिया है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली मैनेजमेंट का ग्रेट मॉडल है, इसको मैं लीडरशिप पे भी लेकर आ गया। आपके पास 2 एम होते हैं, लोगों का ख्याल कैसे रखना है और काम कैसे करना है, 2 ही बातें। एक बंदा है कहता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखिएगा, बस मैं काम करूँगा, प्रोडक्शन भाड़ में जाए, तुम्हारी माँ मर रही है मरने दो, मेरे पास आओ, 8 घंटे मेरे देखे जाओ, शादी हो रही है छोड़ दो, सुबह आ जाओ, काम करो। और मैं काम को ऊपर तक ले गया, काम ही काम हो रहा है, नथिंग एल्स, काम चलता चला जा रहा है। तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन तो बहुत हाई हो गया, लोग खुश हैं नहीं खुश हैं, आपके मुलाजमीन आपसे खुश हैं नहीं खुश हैं, परवाह ही नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, फिर कुछ ग्रुप लीडर्स आपके मज़ेदार वाले होते हैं, चलो यार बारिश हो रही, पकौड़े खाते हैं, सैटरडे को कहीं आउटिंग पे चलते हैं, काम हम देख लेंगे क्या हो गया, सैलरी मिल रही है ना, पूछ थोड़ी कोई रहा है, चलो। फिर वो कंसर्न फॉर पीपल, सो दे बिकम दिस कंट्री क्लब मैनेजमेंट, या कंट्री क्लब मैनेजर बन जाते हैं। हर वक्त फ्री, सुकून, आराम, चिल, अच्छा लीडर। जहाँ पोलिंग हुई HR ने करवाई, अच्छा लीडर कौन है, अच्छा HOD कौन है, यही है, हमें सब जगह लेके जाता है, खाना पिलाता रहता है। तो फिर बीच वाले क्या करें? कहते हैं काम भी करो, थोड़ी तफरी भी कर लो। 80% मैनेजर्स इधर ही फॉल करेंगे। और फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऊपर आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं काम भी टफ करवाऊँगा और मैं तफरी भी तुम्हें अच्छी करवाऊँगा। सो दे रीच दिस मार्क, जो बेसिकली टीम मैनेजमेंट का हॉल मार्क है। अब चाहे वो लीडर हो चाहे मैनेजर हो, ग्रिड यही रहेगा, खड़े कहाँ पर हैं इसका फैसला आपको करना है। ये नहीं हो सकता कि आप अकेले कुछ काम कर लें, काम लोगों के साथ ही आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब लीडर्स काम करते हैं, आप जब भी कोई काम करेंगे तो आपको स्टाइल होगा। अब आप सब लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं, मैं आप सब लोगों से एक जुमला बुलवाऊंगा तो सबका एक स्टाइल होगा। आप इंग्लिश बोलेंगे, आपका एक्सेंट होगा। तो लीडरशिप का भी कोई स्टाइल होगा कि आप लीडरशिप करते कैसे। सो लेट्स चेक आउट फ्यू स्टाइल्स, मैंने सारे तो नहीं लिए, हमारे पास ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, अब ये क्या क्या होते हैं लेट्स डिस्कस। पहला लेते हैं ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन, टिपिकल फौजी स्टाइल, स्टैंड अप, ईज, आउट, इन, अप, आप करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा मॉडल है, काम बड़ा परफेक्ट होता है, जैसे बंदा चाहता है वैसे ही होता है। फ़ौजियों की मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती है, एकदम मोस्ट ब्रिलियंट इदारा है, अच्छे लोग हैं, काम बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? आइडियाज़ मर जाते हैं, ख्वाहिशात भी ख़त्म हो जाती हैं, स्टिफनेस इतनी आ जाती है कि फिर वो तरक्की नहीं आती, बस वो एक लेवल पे चले जा रहा है, चलता चला जाता है। ठीक है, फिर लेते हैं पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, मेरे साथ 4 लोग हैं, आप बताएं आपका क्या ख्याल है, आप बताएं आपका क्या ख्याल है। मैंने आपसे ही पूछा, भाई मशवरे आए, नतीजा फाइनल मैं ही लूँगा, तो फाइनल डिसीजन विल कम फ्रॉम मी, लेकिन मैं आपसे भी कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस ले रहा हूँ। अच्छा मॉडल है, दिस इज़ अ गुड मॉडल। इसमें आपके पास आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ शो करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, हम तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नुकसानात क्या हैं इसके अंदर? छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, लोग आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स फेलियर हो, अगर कोई एक वीक लिंक आ गया, कोई एक कमज़ोर बंदा आ गया, तो वो कोई ना कोई बेवकूफ़ाना बात इनकलकेट कर देगा। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। तो इस मॉडल में ये ख़राबी आती है। ये है फ्री रेन, बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स लेट देम डू, जो करना है करो, मैं आपका बॉस हूँ, आपको ये करना है, आपको ये करना है, करना है, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, जो करना जाओ कर लो। तो बहुत ही अच्छा मॉडल है नौकरी करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा मॉडल है कि कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, बॉस बैठा हुआ है आराम से सीट पे, काम हो रहा है, होने दो, अच्छी बात है, किस्मत भी अच्छी है। पाकिस्तान में चलेगा नहीं चलेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जुमे की नमाज़ की तैयारी 12 बजे होती है और 3 बजे से पहले डेस्क पे कोई बैठता नहीं है।
ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खाली इस पर कोई मजहबी वो नहीं है, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है और जगह पे भी होता होगा। तो अगर बॉस हमारा सीम किया, जब तक डंडा नहीं आता हम काम ही नहीं करते। तो ये वाला मॉडल तो फिर पाकिस्तान में तो एटलीस्ट बहुत मुश्किल से चलेगा। लेकिन इसके फ़ायदे हैं, आज़ादी मिलती है, सोच की आज़ादी मिलती है, आइडियाज़ फ्लो करते हैं, काम बेहतर तरीके से होता है, और बंदा जो है वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा होता या काम नहीं कर रहा होता, वो दिल से काम कर रहा होता है, और आपको आउटकम जो होता है वो इमोशनल लिंक के साथ मिलता है। तो ओवरऑल गुड मॉडल, बट मे बी एप्लीकेबल हमारे पास शायद ना होता। टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड मॉडल। रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड इसके साथ मिक्स्ड है, मतलब मैं कंसर्न्ड हूँ अपने लोगों के साथ जिनसे मुझे काम करवाना है। एक मैं बैरियर नहीं रखता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम्हारा बॉस हूँ, मैं आपके लेवल पे आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। मैंने एक पिक्चर दिखाई थी पीछे लीडर और बॉस की, लीडर ऊपर बैठा हुआ था, बॉस साथ साथ चल रहा था, सॉरी बॉस ऊपर बैठा हुआ था, लीडर आगे चल रहा था। तो द लीड आउट, आगे चलो एंड देन फॉलो। तो जब आप इन दोनों का बैलेंस रखते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेटर मॉडल्स विच कैन बी फॉलोड। और आप अपने लोगों के साथ जैसे भी आपके पास लोग हैं उनके साथ इस मॉडल को फॉलो करवा सकते हैं। देन कम्स टू पैटर्नलिज्म एंड सर्वेंट लीडरशिप। पैटर्नलिज्म इज़ मोर लाइक ऑटोक्रेटिक मॉडल, जो आपको अंदाज़ा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो उस्ताद जी हैं, बाबू जी हैं, जो भी हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ जाते हैं। काम तो करो ही करो जो काम करना है, लेकिन वो भाई ब्लू शर्ट क्यों पहन के आए हो, कल से ये करके आना, कल से टाई पहन के आना, ये नहीं करके आना, तो वो बिल्कुल ही बाप ही बन जाते हैं। ही बिकम्स योर एक्चुअली बाबूजी और एक्चुअली फादर, एंड दिस इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट आता है। दूसरी जानिब है सर्वेंट लीडरशिप। न्यूअर मॉडल्स के अंदर ये स्टाइल काफ़ी हेल्पफुल है। आप अपने लोगों को ये फील नहीं करवाते कि आप जो हैं वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, आप बेसिकली उनके साथ चलते हैं। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे रखती है और उनको साथ लेके आगे जाती है, ये लीडर, ये बॉस, ये मैनेजर भी उनको साथ लेके आगे जाता है, और उनको फीलिंग आती है कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। सो इफ़ आई डू अ मिस्टेक तो ये बंदा मुझे कवर कर लेगा। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल इन मॉडर्न इंडस्ट्री आजकल जो है वो ये सर्वेंट लीडरशिप का, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा आती है। ये तो हो गए स्टाइल्स। अब बात करते हैं एक्चुअल जो हमारी प्रेजेंटेशन आज की है। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेम्स। हमने कहा ज़ाब्ता इखलाक, कुछ तरीक़ेकार होगा जिसके ऊपर लीडर्स हैं ना वो बेस करते हैं। और वो कौन कौन से फ्रेम्स हैं? एक है स्ट्रक्चरल फ्रेम, काम कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आप कह दें कि मैं जाके जो है वो परचेज़ ऑफिसर बन जाऊँ या परचेज़ का मैनेजर बन जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि वो GRN क्या होती है, इन आउट कैसे होता है, इनवॉइस क्या होती है। या मैं इनको बोलता हूँ कि आप आएँ और आके अपेंडिक्स की सर्जरी कर दें, तो ऑब्वियसली ही इज़ एन MBA। ऐसा तो नहीं कि तालीम याफ्ता नहीं, इज़ मास्टर्स, लेकिन ये उसके हवाले से नाबल दें। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट, ही कांट डू दैट अपेंडिक टू मी, ये वो सर्जरी नहीं कर सकते। सो आपको अपने काम के अंदर एफिशिएंसी लानी है तो द राइट मैन फॉर द राइट चॉइस चाहिए होगा, जो कि इस प्रोसेस को समझता हो, उसकी सोच एनालिटिकल हो और वो न्यू इन्वेंशंस, न्यू इनोवेशंस ला सकता हो। दैट कम्स अंडर स्ट्रक्चरल फ्रेम। देन इज़ ह्यूमन रिसोर्स। देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी काम हो, कोई भी टीम हो, अगर दो पार्टी में फड्डा भी होना है ना, लड़ाई भी होनी है, ब्रॉल भी होना है, तो भी जो वफादार पार्टी होगी ना जीतेगी वही। तो अगर आप इंसानी वफादारी नहीं जीतते हैं तो आप जीत नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, अपना एम अचीव नहीं कर सकते। तो ह्यूमन रिसोर्स, जिन लोगों के साथ आपको काम करना है उनको तो आपको हर हाल में अपना गर्विदा बनाना है या उनको खुश रखना है। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। पॉलिटिकल, देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को थोड़ा बुरा समझा जाता है, अभी इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन सर्वाइवल के लिए आप जंगल में नहीं हैं, आप एक इकोसिस्टम में रहते हैं, आप एक माहौल में रहते हैं। उस माहौल के हवाले से अगर आपने अपने आप को अडेप्ट नहीं करा तो आप कोई भी काम करेंगे आप चल नहीं सकते। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बुरा नहीं है, जुल्म बुरा होता है, लिंकेजेस बुरे नहीं होते। डायनामिक लिंकेजेस, बातचीत, मोटिवेशन, लॉबिंग बुरी नहीं होती। ये साइंटिफिक तरीके हैं जो किए जाएंगे। सिंबॉलिक में आप जहाँ रहते हैं वहाँ के कल्चर्स हैं, वहाँ की वैल्यूज़ हैं, आप उन कल्चर्स और वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके लोगों को परसुएड करते हैं कि मेरे पीछे आओ।
और वो ग्रुप आपके पीछे जाता है बेस्ड ऑन एनी, किसी एक स्टिमुलस के ऊपर भी वो जा सकता है कि आप उनकी हम ज़ुबान हैं, आपका कलर उनसे मिलता है, आप उनके हम मज़हब हैं, या आपने उनको कोई नया आइडिया दिया है, या आप उनको मुसीबत से निकालने वाले हैं। ये सिंबॉलिक फ्रेम है। अभी हम इन सब की एग्जांपल्स देखते हैं कि दुनिया में इन फ्रेम्स पर कैसे काम किया गया। अब फ्रेम पे पढ़ने बैठ गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेक्चर छोड़ते हैं, आगे जाते हैं। लेट्स टेक स्ट्रक्चरल लीडरशिप। GM मोटर्स अमेरिका की कंपनी है, बड़ी गाड़ियाँ बनाते हैं। ओके 1920s अब ये गाड़ियाँ बनना शुरू हुई हैं। ख्याल रहे पहली इंटरनेशनल गाड़ी जो है वो 1910 में रिलीज़ हुई है और वो बनाई थी हेनरी फोर्ड ने। फोर्ड कंपनी का मुकाबला करने के लिए GM मोटर्स खड़ी हुई। ऑब्वियसली एक नई कंपनी आ रही है तो कुछ तो करे, वो क्या करे, तो उनके CEO बने अल्फ्रेड P. सोलोन जूनियर 1921। तो मुकाबला करना है फादर ऑफ मोटर इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। कैसे करें? दुनिया नाम जानती है, आज भी आपको पता फोर्ड मोटर्स हर जगह चल रहा होगा और आपको मुकाबला करना है। तो कोई आइडियोलॉजी तो लेकर आएंगे कि ये इसको मुकाबला कर सकें। ही वॉज कॉल्ड एज जॉर्ज वाशिंगटन ऑफ GM कल्चर। GM इंडस्ट्री में आज भी इनको जो है वो बाबा आदम का खिताब दिया जाता है। क्या किया इन्होंने ऐसा कि फोर्ड मोटर्स के मुकाबले में खड़े हो गए? इन्होंने गाड़ियाँ बनाई। तो गाड़ियाँ तो वो भी बना रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ एक ही गाड़ी बना रहे थे और 30 साल तक एक ही गाड़ी बनाते रहे। फोर्ड मोटर्स ने कहा हमने गाड़ी बनाई है, हम इन्वेंटर्स हैं, हमारी टिन लीजी चलेगी, जिसको लेना ले ले, बल्कि हमारी गाड़ी चलेगी। सोलोन जूनियर ने कहा मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, आज तक ऐसी तो कोई डिश बनी नहीं दुनिया में, ऐसा कोई कलर ईजाद नहीं और सबको पसंद आ जाए। ही यूटिलाइजेज द आइडिया। मैंने कहा मैं बहुत सारी गाड़ियाँ बनाऊँगा और फिर उन गाड़ियों में फैसिलिटी दूंगा। इसमें शीशे नहीं है, उसने शीशे दिए, बरसात के लिए वाइपर दिए, हेडलाइट्स दी, फॉग लाइट्स दी, वो इनोवेशंस दी जो उन्हें चाहिए थी। दूसरा, टिन लीजी एक गाड़ी है, उसने कहा जिसके पास $2000 हैं तो वो 2000 की ख़रीद ले, जिसके पास 6000 है वो 6000 की ख़रीद ले, जिसके पास $10,000 हैं वो और ऊपर की ख़रीद ले। वो लाइन लगा दी। नतीजा GM मोटर्स वेंट अबव द फोर्ड। 1929 से 1932 तक एक इंटरनेशनल लेवल पे कसाद बाजारी, बैंकरप्सी का दौर था। इसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। दुनिया भर में बैंकरप्ट हो रहे थे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे थे, जॉब्स नहीं थी। उस ज़माने में भी GM मोटर्स फ़ायदा ही उठा रहा था। सब बैठ गए थे, लेकिन ये चल रहा था और अगले 50 साल तक चलता रहा, जब तक रॉजर स्मिथ आए 1981। सेम कंपनी सेम ही है। इन्होंने कहा भाई ये तो अब हम नीचे जा रहे हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं। इन्होंने कहा यार मेरी एक गाड़ी है, 8 घंटे में तैयार होती है, 15 लोग आते हैं, मैं रोबोट्स लगाता हूँ, मेरी गाड़ियाँ जल्दी बनेंगी। वर्स्ट पीरियड जहाँ पे GM मोटर में सबसे ज़्यादा मुलाजमीन को एक्स किया गया, लाइक 60,000 पीपल वर एक्स इन दिस पीरियड। पूरी इंडस्ट्री को उसने रोबोटिक्स पे कन्वर्ट कर दिया, बेशबहा पैसा लगा दिया, गाड़ियाँ बनने लगी। वो गाड़ी जो 8 घंटे में बनती थी वो 2 घंटे में बनने लगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो बिकी नहीं। नतीजा वो कंपनी जो 50 साल से फ़ायदा उठा रही थी, स्लम करके बिल्कुल नीचे आ गई। इतनी नीचे आ गई कि उसको अपने एसेट्स भी बेचने पड़ गए। तो प्रॉब्लम क्या थी? एक MIT का पढ़ा हुआ था, एक मिशिगन का पढ़ा हुआ था, कहीं से भी ही वॉज नॉट डाउन कि हम कह देंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई ख़राब थी। दोनों मैच्योर एज में गए थे, दोनों को पोस्ट भी एक ही मिली थी। तो प्रॉब्लम क्या रही? क्यों एक ही कंपनी को एक ने आसमान पे बिठा दिया और क्यों एक ने ज़मीन पे गिरा दिया, पैसा भी लगाया? वजह क्या थी? ही वॉज एन इंजीनियर। वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम करता हुआ आ रहा था, उसको पता था लोगों की नीड क्या है। उसने लोगों की नफ्स पे हाथ रखा एंड ही पुट देम अप, और उसने आइडिया फ्लोट करा एंड कंपनी वेंट ऑन। इसका कसूर नहीं था। इसका कसूर क्या था? ही वॉज अ CFO। वो फाइनेंस का बंदा था, उसकी फील्ड फाइनेंस थी, उसको दो उसको फ़ायदा नुकसान ही नज़र आता था। तो उसने क्लियर कट कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पैसे बचाता हूँ, मैं रोबोटिक्स लाता हूँ। लेकिन वो गाड़ियों की इनोवेशन भूल गया। मार्केट बड़ी थी, अब 1980 का ज़माना है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मुकाबला सख्त है। यू हैव टू कम अप विद इनोवेशन नहीं ला सका। नतीजा क्या हुआ? कंपनी बैठ गई। तो स्ट्रक्चरल लीडरशिप में आपकी एनालिसिस, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत काम करती हैं कि आप कहाँ खड़े हैं
और कैसे लेके ऊपर जा सकते हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अदरवाइज यू विल स्लम्प। नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स फ्रेमवर्क। देखिए हम सब यहाँ जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियस है, वो आपसे क्या चाह रहा है, वो आपसे पोजीशन नहीं चाह रहा, उससे वो आपसे डिमांड करता है सेंसिटिविटी, कितना कंसर्न रखते हैं आप, और फिर उसको वो क्या प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ सके। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो कभी भी आपका एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बनेगा। आएगा ठीक है, जॉब पे आ जाएगा, क्योंकि आपने डंडा मारा हुआ है तो इसलिए वो 8 बजे आ जाएगा, वो 5 बजे ही जाएगा, लेकिन वो जो 10 घंटे 8 घंटे उसकी जॉब होगी, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ भी एग्जाम्पल लेते हैं मार्टिन वेदास की। ये एक अर्जेंटीनियन एंटरप्रेन्योर हैं, 15 साल में अक्रॉस अटलांटिक यानी यूरोप एंड यूएसए 2 मरतबा इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है ये बंदा। और ये जो लिस्ट है ये सारी इसकी बनाई हुई कंपनीज़ हैं, और अभी आखिरी वाली 3 पे काम कर रहा है। कंपनियाँ बनाता है, बेच देता है, और सब फ़ायदे में चल रही हैं। बेसिकली इसका जो एरिया ऑफ इंटेंट है वो इंटरनेट और वाईफाई है। ये सारी कंपनीज उन्हीं से लिंक्ड हैं। जो आईटी के बंदे होंगे वो हो सकता है उन्होंने इन कंपनीज़ के नाम भी सुने हों। क्या ऐसा रीज़न था, क्या इसमें जादू था कि इस बंदे ने 15 साल के अंदर ये सब कुछ करके दिखा दिया? इसने एक नई थ्योरी दी। इसने कहा हॉरिजॉन्टल ह्यूमन रिसोर्स मॉडल लेकर आओ। ही चेंज्ड इट। उसने कहा 3 हायरार्की, बस हॉरिजॉन्टल हायरार्की बनाओ, इनको इंटरेस्ट करो, इन पे भरोसा करो, इनको अलाउ करो, जाओ अपना काम करो और मुझे ही रिजल्ट दे दो। तुम सही नहीं हुए तो मैं तुम्हें आउट कर दूंगा, और तुम सही हुए तो काम तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है। सो ही क्रिएटेड अ हॉरिजॉन्टल लीडरशिप और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनोग्राम। और लोगों को क्या रखा? उसने खुश रखा, उसकी ज़रूरियात पूरी करी, उसको मॉडर्न मार्केट के हिसाब से जो एडवांटेजेस थे वो दिए, छुट्टियां दी, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता था। तो कौन बंदा नहीं होगा जो उसके साथ काम नहीं करेगा? और जब काम सब करना चाहेंगे तो कंपटीशन बनेगा, कोई अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहेगा, और बाकी लोग कोशिश करेंगे मुझे इसकी कंपनी में जॉब मिले, तो आपकी प्रोडक्शन कहाँ जाएगी? अच्छा, प्रोडक्शन से मुराद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है। अगर हमारे लोग खुश होंगे, हम कुछ चीज़ बनाते नहीं हैं लेकिन हमारी सर्विस अच्छी होगी, तो ये सारे जो मॉडल्स मैं बता रहा हूँ ये हमारे फ्रेमवर्क पर भी अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारा फ्रेमवर्क अलग हो जाएगा, इट विल नॉट चेंज। देन थर्ड इज पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, पॉलिटिक्स का नाम आते हैं हमारे दिमाग का, यार लच्चर, हम लोग का गाली भी पॉलिटिक्स के तौर पे देते हैं, सियासत कर रही है, हम जुमला इस्तेमाल करते हैं, ये सियासत कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अच्छाई नहीं, बुराई है, झूठ बोल रहा होगा, गलत बात कर रहा होगा, आपकी सोच है, क्योंकि आपने बेसिकली देखा ही अपने लीडर्स को ऐसा है। आपके लीडर्स बदमाश हैं, इसलिए आपके माशरे में, आपके जुमलों में ये लफ्ज़ आ गया, ये सियासत करता है कि वो लॉलीपॉप दिखा के अब बेवकूफ़ बना रहा है, लंबे लंबे लाने कर रहा है, वादे कर रहा है, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअली सियासत ये नहीं है। पॉलिटिक्स हैज़ बिकम अ साइंस, जहाँ पे आपको बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों को एक जगह बिठाना है, उनके जैसे अभी हमारी जो आजकल चल रही है पीडीएम वाला मामला चल रहा है, टूट गई तो क्या हुआ? लीडरशिप नहीं थी ना, वरना नहीं टूटती। अगर खड़े हो जाते, कॉमन राउट्स पे खड़े होते, तो दे वुड हैव गिवन आउट मच बेटर आउटकम्स। तो वो लीडर सबको बिठाता है। चालें शतरंजी होती हैं, जिसने शतरंज खेली है, जिसने चेस खेला, वो समझ सकता है कि चालें कैसे चली जाती हैं, किस वक्त क्या करना होता है, लेकिन वो अपना काम, अपना एम पूरा करता है। फिर मैं बता दूं, आई अगेन यूज़ द वर्ड, देखिए जालिम, जुल्म बुरा है, लॉबिंग, लिंकेजेस, एम बुरे नहीं होते। तो अगर आप पॉलिटिकली अपने आप को सही फ्रेम करें, यू विल अचीव योर गोल, यू विल अचीव योर गोल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ली आयोकोका इज़ एन इटालियन, अच्छे खासे फोर्ड में काम कर रहे थे, 1978 का ईयर था। फोर्ड ने कहा भाई बाय बाय, आप यहाँ से जाओ, ठीक है चले जाते। क्राइस्लर एक और कंपनी है, ये भी गाड़ियाँ ही बनाते हैं, ये भी गाड़ियाँ बनाते हैं। इन्होंने कहा आप फारिग हैं, हम नुकसान में हैं, हमें सस्ता मैनेजर चाहिए, आ जाओ। ही डिड हिज वर्क, चले गए। इन्होंने कहा मैं बहुत सोच समझ के आ रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्राइस्लर को उठा लूँगा। 6 महीने में इनको पता लग गया हालात इतने ख़राब हैं, ट्रेड यूनियन ने कब्ज़ा किया हुआ है, कर्ज़े इतने बड़े हैं, क्राइस्लर को बचाना नामुमकिन है, कर्ज़ों में, बैंकरप्सी, मतलब सब कुछ सर पे खड़ा हुआ है।
जो मौजूदा सूरत हाल थी वहाँ पे उसकी जेब अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं क्राइसलर को बचा सकूँ। अब अच्छा, अमेरिका का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है आपसे। वहाँ पे कंपनीज़ को इज्जत दी जाती है। हमारे यहाँ जो भी अमीर बनता है ना, रिश्वतखोर होगा, चोरी की होगी, वहाँ ऐसा नहीं है। वो इनकरेज करते हैं अपने लोगों को, अमीर बनो। वो इनकरेज करते हैं लोगों को, इंडस्ट्री लगाओ। तो उनकी गवर्नमेंट वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। तो वहाँ का कल्चर हमसे डिफरेंट है। वहाँ FBI वाले आके छापे नहीं मारते हैं, वहाँ नैब आके नहीं पूछता तुम्हारे पास करोड़ कहाँ से आया। भाई करोड़ आया था, ये मैंने पैसे दे दिए, टैक्स तुम्हारा पूरा हो गया। तो अब क्राइसलर के लिए चैलेंज था कि वो गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल करे। अच्छा, वहाँ गवर्नमेंट ही पूरा सिस्टम बेस्ड है। लिया एक कोका आ गए, उन्होंने क्राइसलर को बचा लिया। कैसे बचाया? पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। US गवर्नमेंट है, आपको बात करनी है, आपको पता, वहाँ दो ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट रिपब्लिक्स, हाथी और गधा। दोनों के पास जाना है उसको। अब वो किसी के पास गया, वहाँ हो सकता है उसको इटालियन मिल गया, मैं इटालियन हूँ, आ जाओ जी, अपनी ज़ुबान में बात कर ली। किसी और के पास गया, फलाने दोस्त के रेफरेंस से चला गया, उसके जानने वाले के रेफरेंस, सबसे मिला जाके। सिस्टम वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके हाउसेज हैं। ही हैज़ टू परसुएड बोथ हाउसेस गवर्नमेंट को, भाई मुझे कर्जा दो, मैं बड़ी कंपनी हूँ, मैं पुरानी कंपनी हूँ, मैं गिर रही हूँ, अगर मैं जाऊँगा नीचे तो मेरे साथ कितने मुलाजमीन चले जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कोई साहब बैठे होंगे, उन्होंने साइन कर दिया और पेपर हो गया। नहीं, अमेरिका का पैसा अमेरिका के लोगों का पैसा है, मीडिया आज़ाद है। तो दे हैव टू परसुएड द पीपल ऑफ अमेरिका कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है, गलत जगह नहीं जा रहा। उसने ये सारे काम कर लिए। He did all these work। उसको पैसा भी मिला, उसने टाइम फ्रेम लिया, उस टाइम फ्रेम में उसने पैसे से अपनी कंपनी को उठाया। 6 साल के अंदर क्राइसलर का सारा कर्जा उसने वापस भी कर दिया। तो दिस इज़ पॉलिटिकल कनेक्शन। अगर वही सोच के बैठे, नहीं यार ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं तो डेमोक्रेट हूँ, मैं रिपब्लिकन से कैसे मिल सकता हूँ, वो तो अमेरिकन है, मैं इटालियन हूँ, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। नो, ही वेंट आउट फॉर हिज कनेक्शंस, टॉक्ड विद देम, क्लैरिफाई एंड अचीव। तो पॉलिटिकल लीडरशिप करती क्या है? उसको पता होता है कि उसे चाहिए क्या, एंड ही इन्वेंट्स द वे कि उसको हासिल कैसे करना है। दे बिलीव दुनिया में कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट ताकत नहीं है, अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है, निज़ाम ऐसा रखा है कि नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। कोई एक आदमी मुसलसल सारी ताकत नहीं रख सकता। एवरीवन हैज़ टू विन। बड़े बड़े गुजर गए जो समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, आज उनके कब्र के खुतबे पढ़ने कोई नहीं आता। तो द पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिक माइंडसेट होता है जो एक पॉलिटिकल लीडर समझता है। एंड ही बिल्ड लिंकेजेस। कौन है स्टेक होल्डर, कौन काम का बंदा है, कौन ये काम कर सकता है, एंड देन यू अचीव व्हाट यू वांट। एक यस, दिस इज अ गुड कोट आई कोटेड, पॉलिटिकल थिंकर मस्ट बी गुड पॉलिटिकल लीडर। अगेन से, political thinker must be a good political leader. Now rephrase, political leader must be a quality political thinker. You want to be a good political leader, you have to be a thinker, and every thinker has got propensity to become a good political leader. एक पुराना ऐड था, एसओ एक ऐड कंपनी थी, उसने कहा पुट अ टाइगर इन योर टैंक। पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इसी पे काम करते हैं। माओ से तंग, चाइनीज़ ट्रेनर, ही सेज कि आपकी 90% जो जंगें होती हैं ना, वो सिर्फ बंदूक की नाल से लड़ी जाती हैं, जिससे गोली नहीं चलती। इंडिया पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हमारे पास एटम बम है, उनके पास भी है, चल गया तो फिर कुछ नहीं बचना। लेकिन अभी तक अगर हम सीना तान के खड़े हुए हैं, इसलिए कि हमारे पास कुछ ऐसा है कि वो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, और हमें ही पता है कि उनके पास है कि वो हमें बर्बाद कर सकते हैं। सो आपको ये काम करना है। एग्जाम्पल क्यों दी? लोगों को आवाज़ आती रहे कि मेरे टैंक में टाइगर है, निकल आया तो तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन निकालना नहीं है। 90% काम ऐसे ही हो जाएगा। अगर वो टाइगर निकल आया, बंदूक से गोली चल गई, एटम बम चल गया, तो फिर जंग है, और फिर जंग में नुकसान किसी का भी होता है, वहाँ किसी का नाम पता नहीं आता। So political leadership uses his cards, his terms very very intelligently. अगर आपने अकल से काम नहीं लिया तो आप नुकसान पहुंचाएंगे। लास्ट फ्रेमवर्क, सिंबॉलिक हर जगह का अलग अलग होता है। आपका कल्चर क्या है, आपके लोग कैसे हैं, आपका रिलीजन कैसा है, आप रहते कैसे हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ आपके अच्छे फ्रेम पे आती है, ऊपर आती है, कौन सी नीचे जाती है, और उस पर लोग आपके पीछे आते हैं। आप उनको अपनी
पर्सनालिटी से, अपने एट्रीब्यूट से अट्रैक्ट करते हैं और आप उनको वहाँ लेके जाते हैं जहाँ उन्हें लेके जाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे कहा द ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1932, दुनिया भर में मुसीबत थी, सब परेशान थे, बैंकों के पास पैसा नहीं था, लोग खुदकुशियाँ कर रहे थे, मर रहे थे। अमेरिका में एक बंदा आया, his name is President Franklin D. Roosevelt. He says the only thing we have to fear is fear ourselves or itself. Sorry. इस आइडियोलॉजी ने अमेरिकन्स को एनर्जी दी, दे कम अप विद द ग्रेट डिप्रेशन, वो बाहर आ गए। सेम टाइम जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नुकसान में था, वहाँ पे एक लीडर आया एडोल्फ हिटलर, उसने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये यहूदियों की वजह से हो रहा है। नफरत उगाई उसने। जर्मन भी एक कौम थे, आ गए आराम से बाहर आए, सब कुछ बनाया, लेकिन 6 साल के अंदर जो उन्होंने एंटी सेमेटिक मूवमेंट स्टार्ट करी, दैट रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर 2। 40 मिलियन लोग मर गए, जर्मनी बर्बाद हो गया। सो योर लीडरशिप, योर विजन, योर सिम्बॉलिज्म एक्ट्स अ लॉट। सिम्बल्स की वजह से दोनों कौमें इन दोनों के पीछे आईं, लेकिन इनके विजन कहाँ थे, वो कौम भी उस विजन का शिकार हो गई और वहीं जाके फिर उनका अख्ताम हुआ। अमेरिका जो है वो ग्रेट अमेरिका बन गया और जर्मनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल ज़मीन के ऊपर आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप, हमारे लोग उसको अच्छा नहीं समझते, 3 शादियां की हुई हैं, इखलाकी तौर पे बहुत गिरावट का शिकार है, बिज़नेस करता है तो लोगों के साथ बहुत बुरी बातचीत करता है, बहुत बुरा लीडर है। जितना आप आर्टिकल्स पढ़ देंगे आपको यही मिलेगा। 2016 इलेक्शन का टाइम आया, उसने एक आइडिया दिया, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इससे पहले जितने लोग आते थे कहते थे ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए अच्छी बातें, आएँ सबको गले लगाएं। 73% आज भी अमेरिका में सफ़ेद फार्म है, वाइट्स। इसने कहा यार ये क्या बकवास है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन आते हैं, हमारी जॉब से कब्जा कर लेते हैं, इधर आके अपने इबादत खाने बना देते हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बकवास है, बंद करो। ये क्या मैक्सिकन्स आके हमारी उस पर कब्जा कर रहे हैं, सबको हटाओ, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ही गेव अ आइडिया, वो सारे वाइट्स इसके पीछे आ गए। नतीजा, जिसको कोई नहीं समझ रहा था, he became the president of the great world power. Let's make America great again. अब बनाया नहीं बनाया वो पता लग गया 2020 में। आज 7 अप्रैल है, इत्तेफाक से मुझे कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो आई इंक्लूडेड दिस। पाकिस्तान आर्मी, हमें पता हमारा सबसे बेहतरीन इदारा है कल्चरल वाइज, जो हम चीज़ें करते हैं। 7 अप्रैल 2012 ग्यारी सेक्टर के अंदर एक एवलांच, एक बर्फ़ का तूफ़ान आया, नियरली 138 मैन ड्राउंड देयर। मौत मतलब एक ठंडी कब्र बन गई उनकी, किसी को पता नहीं लगा। रात के 2 बजे के बाद कोई सिग्नल्स नहीं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आईं, नॉर्वेजियन, US, UK, माहिरीन आ रहे हैं, सब ने खुदाई करना शुरू करी, लेकिन कुछ मिलने का नहीं था। सब ने कहा कि अगर हम यहाँ पे खुदाई करते हैं तो करीबन 12 साल से 20 साल का अरसा लगेगा खुदाई करके इन लोगों की लाश निकालने में। जगह भी बहुत दूर है, हालात भी बहुत ख़राब हैं, सब ज़ीरो टेम्परेचर हैं, रसद नहीं है। इस काम को छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक मोन्यूमेंट बना देते हैं इनके नाम का कि हाँ जी इनके साथ हादसा हुआ था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीडरशिप। हमारी आर्मी लीडरशिप ने कहा नहीं, हमारे जवान एक बहुत दूर अफ्तादा जगह पे, बहुत फार फ्लंग जगह पे ड्यूटी दे रहे थे। इट इज़ देयर राइट दैट देयर फैमिलीज शुड बरी देम और शुड गिव देम अ प्रॉपर बैरियल। पाकिस्तान आर्मी ने फैसला किया 368 डेज़, करीबन 368 दिन, 26 अगस्त 2013 तक खुदाई करते रहे। 16 से 18 घंटे खुदाई करी। जब बॉडी मिलना शुरू हो जाती थी तो मशीन हटा देते थे, हाथों से खोदते थे। फ्रॉस्ट पाइट और जो जो चीज़ें उस सब ज़ीरो टेम्परेचर में हो सकती थी वो ज़िंदा फौजियों ने बर्दाश्त कर ली। 0.42 मिलियन टन कचरा वहाँ से उन्होंने उठाया। जो आपके ट्विन टावर गिर गए थे ना न्यूयॉर्क में, उसका डबल कर लें, दोनों का डबल कर लें। आपने सारे बंदे बाहर निकाले और हर बंदे की अलग कहानी। ये अगर आप जंग मैगज़ीन पढ़ें तो ये संडे के मैगज़ीन में इनका पूरा वो आया हुआ है कि किसी की जेब में जो है वो लेटर था, अपनी सैलरी थी 19,000 रुपये के, वो जा रहा था, मौत ने मौका नहीं दिया। कोई शादी की छुट्टी पे जा रहा था अगली सुबह, मौत ने उसका मौका नहीं दिया। हर जिस्म के साथ, हर जस के साथ एक कहानी थी। आप छोड़ देते उसको, लेकिन लीडरशिप ने फैसला किया नहीं, हम लेकर आएंगे, और वो लेकर आए। तो लीडरशिप अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो फिर मुश्किलात नहीं देखी जाती, पैसा नहीं देखा जाता, चीज़ें नहीं देखी जाती। दे सिंपली अचीव देयर एम। हालात जैसे भी हों उनको करके दिखाना होता है और वो करके दिखाते हैं।
अच्छा, अब लीडरशिप कैसे, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मैं वो सवाल दोबारा दोहराता हूँ, आर लीडर्स बॉन्ड और आर लीडर्स मेड? कितने लोग हैं जो समझते हैं कि लीडर्स आर बॉन्ड? प्लीज़ रेज योर हैंड। ओके, लीडर्स आर बॉन्ड, हाथ कम हो गए। हाउ मेनी थिंक दैट लीडर्स कैन बी मेड इफ दे आर ट्रेन्ड? कुछ हाथ बढ़ गए। सो आई थिंक टारगेट तो अचीव हो गया आज के लेक्चर का या आज की प्रेजेंटेशन का। दिस वाज द मेन फ्रेम कि अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं और अगर कम भी हैं, तो अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और आप इसको एज अ साइंस के तौर पे लें और इन प्रॉपर फ्रेम्स पे काम करें, तो आप अपने आप को लीडर के तौर पे मनवा सकते हैं। उसके लिए आपको वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी नहीं है। वो 2 बंदों का एक ग्रुप भी हो सकता है, वो 10 बंदों का भी हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो पूरे एक मुल्क हो सकता है, वो पूरी दुनिया भी हो सकती है। इसके लिए आपको मेंटोर्स की ज़रूरत होती है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लोगों के बारे में सुनेंगे नहीं, हज़रत अली का कहना यह है कि अगर तुम तारीख़ को पढ़ना चाहते हो तो उसको बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे तुम उस माहौल में ज़िंदा रह रहे थे। अदरवाइज़ तारीख़ जो है वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, वो पेपर नहीं है, वो समझने की चीज़ है। तो आई वुड लाइक टू शेयर माई मेंटोर्स, जिनकी वजह से मैंने अपने आप को ग्रूम किया या जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। एक हदीस है, इन्नमा मदीनतुल इल्म वाली अब्वाबा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका, हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। तो हमारे 2 मंबा, मैं चूँकि एज अ मुस्लिम बात कर रहा हूँ, तो मेरे 2 मंबा जो हैं तालीम के या इल्म के, वो तो ये दोनों हज़रात हैं, रसूल अकरम और हज़रत अली। उसके बाद these are the people who have got so much influence on my life while reading their autobiographies, their work. ये सब मशहूर लोग हैं तो आप बता ही सकते हैं, अबू रहन अल-बैरूनी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, APJ अब्दुल कलाम, द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, लेटर बिकम द प्रेसिडेंट, वॉरेन बुफे, अमेरिकन गवर्नमेंट से ज़्यादा अमीर आदमी है ये, अबुल कलाम आज़ाद, इंडियन लीडर, याकूब महमदानी मेरे सुपरवाइज़र हैं, इनका आपको नेट पे नहीं मिलेगा। व्हेन आई वाज एन FCPS ट्रेनी, दिस गाय हैज़ इनकलकेटेड सो मच इनटू मी। जो लोग मेरे साथ क्लिनिकल लेवल पे काम करते हैं, तो मेरे अंदर जो भी चीज़ें आई हैं वो इन्होंने इनकलकेट करी हैं। एडोल्फ हिटलर मैंने इस वजह से लिया है, हाँ हरकतें तो बहुत बुरी थी, इसकी दुनिया को बर्बादी पे ले गया, लेकिन एक कौम जो बिल्कुल ज़मीन पे गिरी हुई थी 1918 के अंदर, उसको सिर्फ 20 साल में दुनिया की ताकतवर तरीन कौम बना दिया। बस अगर दिमाग सही होता, विजन सही होता, तो आज अमेरिका नहीं होता, जर्मनी होता, वहाँ पे ये संभल कर गया। बट आई लाइक द वे ही हैज़ बुक्ड दैट अनस्कम्ड कंट्री टू अ लेवल वेयर दे कैन फाइट द होल वर्ल्ड, और वाकई उसने लड़ाई करके दिखाई। एंड लास्टली माई मैट्रिक टीचर मिस लुबना, 25 साल हो गए उनसे मिले हुए, लेकिन जो उन्होंने बातें मुझे बताई, दैट हैज़ फ्रेम्ड मी इन अ सेंस कि आज भी मैं उन्हीं बातों पे अमल करता हूँ तो मैं आगे जाता हूँ। तो मेरा ये एहसान, मतलब मेरे ऊपर उनका एहसान ज़िंदगी भर रहेगा कि जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैं आज भी आप लोगों के साथ करता हूँ, और मैं यहाँ इस पोजीशन पे हूँ। मिलने में दोबारा इसलिए कभी नहीं गया कि अभी तक मैंने वो अचीव ही नहीं किया। हाँ, अगर कभी मैंने ज़िंदगी में अचीव कर लिया तो मैं ढूंढता हुआ वापस जाऊँगा इनको, कि बताऊँगा कि जी मैं वही था, आपको याद ना हो, लेकिन आपकी वजह से मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। सो एंड थैंक यू वेरी मच, बट रिमेंबर दैट लीडरशिप नेवर स्टॉप्स।